नमस्कार, आप देख रहे हैं वर्ल्ड न्यूज कॉर्प। पेश है आज सुबह का समाचार बुलेटिन। एक भी खबर फालतू नहीं और कोई खबर लापता नहीं। आज है कार्तिक कृष्णा तृतीया, विक्रम संवत 2077, तदनुसार 3 नवंबर 2020 मंगलवार। यह है आज के समाचारों की एक झलक। भारत माता की। अमेरिका में ट्रंप जीतेंगे या बाइडेन, आज मतदान। नंदगांव के मंदिर में नमाज पढ़ने से हुआ विवाद। उत्तर प्रदेश की 10 में से 8 राज्यसभा सीटें भाजपा को मिली। ओवैसी ने कार्टून और कत्ल दोनों का विरोध किया। शायर मुनव्वर राना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज हुई। समाचारों की कमी नहीं है, आइए देखते हैं आज का बुलेटिन। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव के लिए आज वोट डाले जाएंगे। इस बार का मुकाबला रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन के बीच में है। मतदान भारतीय समयानुसार मंगलवार की शाम 4:30 बजे से शुरू होगा। अमेरिकी समयानुसार इस बार वोटिंग सुबह 6 बजे से शुरू होगी और रात 9 बजे तक समाप्त होगी। अमेरिका के सभी 50 राज्यों में एक साथ मतदान होगा। करीब 24 करोड़ मतदाता इस बार अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। चुनाव सर्वेक्षणों में डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार जो बाइडेन को आगे माना जा रहा है। हालांकि पिछली बार के चुनावों में भी सर्वेक्षणों में हिलरी क्लिंटन को आगे माना गया था, लेकिन जब नतीजे आए तो डोनाल्ड ट्रंप की जीत हो गई थी। खुदाई खिदमतगार नामक संस्था के 2 सदस्यों के नंदगांव स्थित नंदमहल मंदिर में जौहर की नमाज अदा करने से विवाद हो गया है। दिल्ली की संस्था खुदाई खिदमतगार के सदस्य फैजल खान और मोहम्मद चांद गांधीवादी कार्यकर्ता नीलेश गुप्ता और आलोक रत्न के साथ ब्रज 84 कोस की यात्रा पर हैं। शनिवार की दोपहर 2 बजे जौहर की नमाज के वक्त वे नंदमहल मंदिर में थे। फैजल खान और मोहम्मद चांद ने वहीं नमाज अदा कर दी। इससे पहले मंदिर में मौजूद लोगों ने उनको प्रसाद भेंट किया, जिसको उन्होंने ग्रहण किया। इस घटना के 2 पहलू हैं। कुछ लोग इसे सांप्रदायिक सद्भाव की मिसाल बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे सद्भाव बिगाड़ने की कोशिश करार दे रहे हैं। नमाज पढ़ने वालों ने कहा कि वे ब्रज 84 क्षेत्र की परिक्रमा भी कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जो श्री राम और श्री कृष्ण का रास्ता है, वही पैगंबर का भी रास्ता है। इस बीच मंदिर प्रबंधन का कहना है कि यात्रियों ने उनसे नमाज अदा करने की अनुमति नहीं ली थी। उधर पुलिस ने 4 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। उत्तर प्रदेश से राज्यसभा की 10 सीटों के लिए सभी प्रत्याशी निर्विरोध चुन लिए गए हैं। नवनिर्वाचित सांसदों में भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी, अरुण सिंह, पूर्व डीजीपी ब्रिजलाल, नीरज शेखर, हरिद्वार दुबे, गीता शाक्य, बीएल शर्मा और सीमा द्विवेदी शामिल हैं। वहीं एक सीट समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव और एक सीट बहुजन समाज पार्टी के रामजी गौतम के खाते में गई है। भारतीय जनता पार्टी 10 में से 9 सीटें जीतने की स्थिति में थी, लेकिन उसने सिर्फ 8 प्रत्याशी उतारते हुए एक सीट खाली छोड़ दी थी। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के नतीजे आने के बाद राज्यसभा में भाजपा अब तक की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गई है, जबकि कांग्रेस की सीटें उसके इतिहास में सबसे कम हो गई हैं। अब भाजपा के पास 92 और राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पास 112 सीटें हो जाएंगी, जो बहुमत से सिर्फ 10 कम हैं। दूसरी ओर कांग्रेस के पास सिर्फ 38 सीटें बचेंगी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने फ्रांस में हुई आतंकी घटनाओं को गलत बताया है। एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत में ओवैसी ने कल कहा कि पैगंबर मोहम्मद साहब पर कार्टून बनाए जाने से उन्हें बेहद तकलीफ हुई है, लेकिन हिंसा की घटनाएं पूरी तरह से गलत हैं। ओवैसी ने कहा कि जिहाद के नाम पर मासूमों का कत्ल करने वाले सिर्फ कातिल हैं। इस्लाम इसका समर्थन नहीं करता। उन्होंने कहा कि आप जहां रहते हैं वहां के कानूनों को आपको मानना होगा। आप किसी की जान नहीं ले सकते। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शायर मुनव्वर राना के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उन पर धार्मिक भावनाएं भड़काने का आरोप है। लखनऊ की हजरतगंज कोतवाली में भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। मुनव्वर राना ने पिछले दिनों फ्रांस में एक शिक्षक का सिर कलम करने को सही ठहराया था। उन्होंने कहा था कि पैगंबर मोहम्मद का भद्दा कार्टून बनाने वाले के साथ यही होना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर हमारी माँ या हमारे बाप का कोई ऐसा कार्टून बनाएगा तो हम उसे मार देंगे।
खबरों की कोई कमी नहीं है, आ रही हैं ये सब खबरें, देखना जरूरी है। बिहार विधानसभा के दूसरे चरण के तहत आज 3 नवंबर को 94 सीटों पर बिहार की जनता अपने प्रतिनिधि चुनेगी। पहले चरण में 28 अक्टूबर को 71 सीटों पर मतदान संपन्न हो चुका है। आज होने वाले मतदान के साथ ही 243 सदस्यीय बिहार विधानसभा के लिए 165 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले प्रतिनिधियों की किस्मत भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों में कैद हो जाएगी। दूसरे चरण में 2,86,11,164 मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस चरण में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, नीतीश सरकार के 4 मंत्रियों श्रवण कुमार, राम सेवक सिंह, नंदकिशोर यादव और राणा रणधीर सहित 1463 उम्मीदवार मैदान में हैं। भारत और अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव के बीच चीन ने दुनिया की सबसे बड़ी एयर लॉन्च मिसाइल को तैनात कर दिया है। इस मिसाइल को चीन ने अपने रणनीतिक बमवर्षक H-6N पर फिट किया है। हाल ही में चीन का यह विमान हाइपरसोनिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल के एयर लॉन्च वर्जन के साथ उड़ान भरते हुए देखा गया था। इस तरह की मिसाइल चीन के अलावा केवल अमेरिका और रूस की सेना के पास ही है। भारत से तनाव के बीच चीन अपनी पीपल्स लिबरेशन आर्मी को और मजबूत बनाने में जुट गया है। चीनी मीडिया रिपोर्टों के अनुसार चीन ने भारत की लंबी ऊंचाई वाले सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात पीपल्स लिबरेशन आर्मी को पहले से और उन्नत तथा मानव रहित हथियार और ग्राफीन से बने कपड़ों की आपूर्ति के लिए लगभग 2 दर्जन निजी कंपनियों को चुना है। चीनी सेना ने खरीदारी के लिए जो सूची तैयार की है उसमें बहुत कम तापमान और अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात अपने जवानों के लिए ग्राफीन से बने स्मार्ट गर्म कपड़े शामिल हैं। चीन अपनी सेना के लिए आधुनिक रसद सहायक उपकरण लाने की योजना भी बना रहा है। इसमें कई चीजें जैसे कि पोर्टेबल सोलर चार्जर, ऑक्सीजनरेटर और एक हाईटेक भोजन वाहन शामिल हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 1 सीट छोड़ दी थी और पिछले दिनों मायावती ने यह भी कहा था कि समाजवादी पार्टी को हराने के लिए वे भाजपा का भी समर्थन करने से नहीं हिचकेंगी। इससे सियासी गलियारों में यह चर्चा होने लगी कि कहीं मायावती आगामी चुनावों में भाजपा के साथ गठबंधन का मन तो नहीं बना रही हैं। हालांकि अब मायावती ने इन अटकलों पर विराम लगा दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि बसपा कभी भी भाजपा के साथ गठबंधन नहीं करेगी। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 7 सीटों पर मंगलवार को होने वाले मतदान के एक दिन पहले मायावती ने भाजपा के साथ मिले होने के आरोपों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी भाजपा की विचारधारा के विपरीत है और वे भविष्य में विधानसभा या लोकसभा चुनाव में भाजपा के साथ कभी गठबंधन नहीं करेंगी। उन्होंने यहाँ तक कहा कि मैं संन्यास तक ले सकती हूँ, लेकिन भाजपा के साथ जाना मुझे स्वीकार नहीं है। भारत कोरोना वायरस के टीके के 60 करोड़ डोज का ऑर्डर दे चुका है और 1 अरब डोज के लिए बातचीत में जुटा है। 8 अक्टूबर तक के एडवांस्ड मार्केट कमिटमेंट्स के एनालिसिस से पता चलता है कि इस मामले में भारत से आगे केवल अमेरिका है, जिसने 81 करोड़ डोज का प्री ऑर्डर दे दिया है। ड्यूक ग्लोबल हेल्थ इनोवेशन सेंटर में असिस्टेंट डायरेक्टर एंड्रिया डी टेलर ने बताया कि अमेरिका ने 81 करोड़ डॉलर का ऑर्डर कंफर्म कर लिया है। अन्य 1.6 अरब डोज को लेकर बातचीत चल रही है। इसके बाद भारत का नंबर है, जिसने 60 करोड़ डोज की बुकिंग कर ली है और अन्य 1 अरब डोज खरीदने की प्रक्रिया में शामिल है। यूरोपीय संघ ने 40 करोड़ डोज बुक किए हैं और 1.565 अरब की बुकिंग के लिए बातचीत कर रहा है। खबरों की कोई कमी नहीं है, आगे आ रही है ये सब खबरें, देखना जरूरी है। अफगानिस्तान की राजधानी स्थित काबुल विश्वविद्यालय पर सोमवार को हमला हुआ, जिसमें कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई और 22 अन्य घायल हो गए। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता तारिक आर्यन ने कहा कि इस हमले में 19 लोग मारे गए तथा 22 अन्य घायल हो गए। घायलों को अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। स्थानीय मीडिया के अनुसार मारे गए लोगों में अधिकतर छात्र हैं। विश्वविद्यालय में पुस्तक प्रदर्शनी लगी थी, जिसमें अफगानिस्तान में ईरान के राजदूत भी पहुंचे थे। तारिक आर्यन के अनुसार हमले में 3 हमलावरों ने हिस्सा लिया जो मुठभेड़ में मारे गए। हालांकि बाद में तालिबान ने एक बयान में कहा कि इस हमले में उसका हाथ नहीं है। यह हमला ऐसे वक्त पर हुआ है जब विद्रोहियों की अमेरिका समर्थित सरकार के साथ शांति वार्ता जारी है।
बांग्लादेश के कोमिला में कट्टरपंथियों की भीड़ ने फ्रांस का समर्थन करने पर हिंदू समुदाय के कई घरों में तोड़फोड़ की और आग लगा दी। इन लोगों का आरोप था कि एक स्थानीय हिंदू ने फेसबुक पर फ्रांस का विरोध करने वाली एक पोस्ट को लेकर कथित तौर पर नकारात्मक टिप्पणी की थी। इस घटना का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो गया है। बांग्लादेश में पहले से ही फ्रांस के विरोध में रोजाना बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। पता चला है कि कोमिला के मुरादनगर उपजिले के तहत कोरबनपुर गांव में यह वारदात हुई, जिसके बाद वहां के हिंदू समुदाय में दहशत का माहौल है। दंगाइयों ने स्थानीय यूनियन परिषद के अध्यक्ष बन कुमार शिव के कार्यालय और कमेंट करने के कथित आरोपी शंकर देवनाथ के घर में आग लगा दी। इतना ही नहीं, उन्होंने कम से कम 10 हिंदू परिवारों पर हमले भी किए। कराची में कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक बच्चे पर पैगंबर की ईश निंदा का आरोप लगाया और एक प्राचीन मंदिर में जमकर तोड़फोड़ की। लियारी इलाके में हुई इस घटना में कट्टरपंथियों की भीड़ ने प्राचीन मंदिर में रखी भगवान गणेश और शिवजी की मूर्तियों को तोड़ दिया। मंदिर के अंदर लगी भगवान की तस्वीरों को भी फाड़ दिया गया। कट्टरपंथियों ने बिना किसी ठोस सबूत के हिंदू बच्चे पर ईश निंदा का आरोप लगाया था। स्थानीय हिंदू समुदाय ने आरोप लगाया है कि उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। पिछले 20 दिनों में सिंध प्रांत के हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ की यह तीसरी घटना है। हिंद प्रशांत इलाके में चीन के साथ जारी तनाव में अब जर्मनी की भी एंट्री हो गई है। जर्मन सेना के अधिकारी अब ऑस्ट्रेलिया की नौसेना के साथ तैनात होंगे और एक जर्मन युद्धपोत हिंद महासागर में गश्त लगाएगा। इस कदम के जरिए जर्मनी इंडो पैसिफिक क्षेत्र में चीन के प्रभाव को कम करने पर काम करेगा। जर्मनी के विदेश मंत्री अन्नग्रेट क्रॉम्प ने कहा कि दुनिया की भलाई के लिए हिंद प्रशांत क्षेत्र बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। अन्नग्रेट ने कहा, हमारा मानना है कि जर्मनी को इस क्षेत्र में अपनी पहचान बढ़ानी होगी। उन्होंने कहा कि यूरोप चीन के आर्थिक एजेंडे और भू राजनीतिक रणनीति से पिछले साल पूरी तरह से वाकिफ हो गया है। फ्रांस के बाद जर्मनी पहुंचे भारत के विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कट्टरपंथ और आतंकवाद की साझा लड़ाई में भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया है। जर्मन वार्ताकारों से विदेश सचिव ने स्पष्ट कहा कि रणनीतिक स्तर पर आतंकवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए यूरोप और जर्मनी के साथ हमारे साझा हित हैं। विदेश सचिव फ्रांस, जर्मनी और ब्रिटेन की यात्रा पर हैं। पता चला है कि उन्होंने चीन से संबंधित घटनाओं पर भी इन देशों की सरकारों से बातचीत की है। विश्व चैंपियन बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने सोमवार को सोशल मीडिया पर मैं संन्यास ले रही हूं लिखकर सनसनी फैला दी, लेकिन उन्होंने लंबे बयान में स्पष्ट किया कि वास्तव में कोविड-19 की महामारी के कारण फैली नकारात्मकता, डर और अनिश्चितता की चीजों से वे संन्यास ले रही हैं। मतलब यह है कि वे खेल में बनी रहेंगी, लेकिन समाज की नकारात्मकता से दूरी बना रही हैं। रियो ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली यह खिलाड़ी फिलहाल लंदन स्थित गेटोरेड स्पोर्ट्स साइंस इंस्टीट्यूट में अपने पोषण और फिटनेस की जरूरतों पर काम कर रही हैं। दोस्तों, ये था आज का समाचार बुलेटिन। हम देते हैं सटीक और निष्पक्ष समाचार, न इधर न उधर, सीधे खबर। हमें सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।